हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे पब्लिक फाइनेंस में जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं और उसके की पॉइंट्स क्या हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ सकते हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं और जितना भी आपका पब्लिक का कोई भी बच्चा पेपर देगा उनमें से इन जो क्वेश्चन है इनमें से 1, 2 या 3 क्वेश्चन जो है ना वो 100% आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र व राज्य सरकारों के वित्तीय संबंध की स्पष्ट व्याख्या की गई है। यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके किस अनुच्छेद में ये बताया गया है कि केंद्र और राज्य सरकार जो है ना उनके बीच में जो फाइनेंस है उसका संबंध कैसे है, कितना किसमें कितना वितरण होना चाहिए। तो ये है हमारा आर्टिकल 264 एंड 293। ये 2 आर्टिकल हैं जिसमें कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच के वित्तीय संबंध की व्याख्या की गई है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य सरकारों के वित्तीय स्रोतों का विभाजन किया गया है। यानी कि जो केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जितने भी फाइनेंस के रिलेशन है उनका फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, मतलब कौन सा कर की राशि किसको मिलेगी, केंद्र को मिलेगी या राज्य को मिलेगी, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इसकी व्याख्या संविधान में कहाँ पर लिखी गई है। इसकी व्याख्या जो है ना हमारी 7th शेड्यूल की फर्स्ट लिस्ट जो है ना उसके अंदर इसकी विस्तृत व्याख्या की गई है। ठीक है, उसके बाद है कि जो हमारी फर्स्ट लिस्ट और 7th शेड्यूल यानी कि 7वीं अनुसूची जो है ना उसमें जिन करों का वर्णन किया गया है वो सारे के सारे केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं और इन करों को क्या कहते हैं, संघीय कर क्या कहा जाता है। यानी कि ये संघ के द्वारा लगाए जाते हैं। संघ होता है फेडरल जिसमें कि सेंटर और स्टेट मिलकर काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन कि जो हमारी 7वीं अनुसूची है उसकी फर्स्ट लिस्ट में जैसे संघीय कर के बारे में व्याख्या की गई है, जो हमारी सेकंड लिस्ट है उनमें उन करों का वर्णन किया जाता है बच्चों जो कि पूर्ण तरह से स्टेट के अंदर आते हैं और इसीलिए इन करों को राज्य कर कहा जाता है। अब क्वेश्चन कैसे होगा, या तो ऐसे ही आ जाएगा फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में, या फिर आ जाएगा कि किस अनुसूची में उन करों का वर्णन किया जाता है जिनको जो राज्य सरकार के अधीन में होते हैं। इसमें फर्स्ट लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल, सेकेंड लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल, ऐसे करके ऑप्शंस आएंगी और आपको वो ऑप्शन क्लिक करनी पड़ सकती है। ठीक है, उसके बाद 5th क्वेश्चन है कि वे कर जो केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं, मतलब जिनको लगाती तो सेंट्रल गवर्नमेंट है लेकिन उनकी वसूली मतलब उनको लेना और उनका यूज जो है वो राज्य सरकारें करती हैं। तो ये इन करों की व्याख्या संविधान में कहाँ पर की गई है। तो बच्चों इसका आंसर है कि इन करों की व्याख्या संविधान की धारा 268 में की गई है। और ये कर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि स्टैंप ड्यूटी होगी, जो आपका जैसे सेल जो प्रॉपर्टी लेते हैं या कुछ जैसे रजिस्ट्री कराते समय जो हम स्टैम्प पेपर्स लेते हैं ना उनको स्टैम्प शुल्क कहा जाता है। जैसे औषधि पर जो कर लगाया जाता है, प्रसाधन के उत्पादन पर जो कर लगाया जाता है, ये सारे के सारे कर इसके अंदर आते हैं। उसके बाद 6th क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन है हमारे वित्त आयोग के अनुसार कि जो हमारा फाइनेंस कमीशन है जो हमारे कर लगाने के बारे में, करों का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना किस स्टेट को कितना होना चाहिए, इन सब के बारे में जो एक आयोग बनाया गया है जो डिसाइड करता है कि क्या हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो उस आयोग को वित्त आयोग कहा जाता है। अब जितने भी क्वेश्चन होंगे वो वित्त आयोग के होंगे। जैसे 6th क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। यानी कि फाइनेंस कमीशन जो है भारत का उसका गठन संविधान में यदि व्याख्या की गई है इसकी तो किस अनुच्छेद में की गई है, तो ये संविधान के अनुच्छेद 280 के भाग 1 में इसकी व्याख्या की गई है। अब है कि वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति कौन करता है। जैसे हमारा हर चीज का कोई ना कोई एक चेयरपर्सन होता है, तो ऐसे ही वित्त आयोग का भी एक चेयरपर्सन होता है, तो उसकी नियुक्ति हमेशा ही राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बच्चों इस चीज का ध्यान रखना, ज्यादातर हम क्या कहते हैं प्रधानमंत्री नहीं है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति
राष्ट्रपति करता है। अच्छा, फिर आगे है कि वित्त आयोग का जो गठन है वो कितने वर्षों के लिए किया जाता है, यानी कि जो हमारा वित्त आयोग है उसका एक वित्त आयोग का कार्यकाल कितने सालों तक का होता है, तो ये 5 सालों का होता है। अब अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वित्त आयोग में सदस्य कितने होते हैं, कितने मेंबर होते हैं वित्त आयोग के। तो बच्चों, वित्त आयोग के 5 सदस्य होते हैं, जिसमें कि एक आपका वित्त अध्यक्ष होता है और 4 उसके अलावा दूसरे सदस्य होते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि जो हमारा सबसे पहले वित्त आयोग था वो कब बनाया गया था और उसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो हमारा बच्चों सबसे पहला वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। कब किया गया था? 1951 में। ठीक है, और इसका कार्यकाल था 1952 से 57 का। यानी कि अब आप पूछोगे कि गठन का 51 में हुआ और कार्यकाल 52 में कैसे? ऐसे थोड़ी कि आज कमेटी बनी आज ही वो अपना सारा कुछ वो करेगी। पहले वो अपना ड्राफ्ट भी तैयार करती है, अपने मेंबर्स का चुनाव करती है, ऐसे करके पहले उसको 1 साल का 2 साल का समय दिया जाता है। फिर जब वो अपना पूरा रिपोर्ट तैयार कर लेती है उसके बाद ही उसका कार्यकाल शुरू होता है। तो इसीलिए जो हमारा पहला वित्त आयोग था उसका कार्यकाल 1952 से 57 के बीच में था। तो इन्होंने अपनी 52वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इनके अध्यक्ष थे, जो पहला वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी। ठीक है, वित्त आयोग की सिफारिश जो है ना को किन किन शीर्षकों में विभाजित किया जाता है। जो हमारा फाइनेंस कमीशन होता है बच्चों, उसकी कुछ रिकमेंडेशंस होती हैं और जिनको कि मतलब वित्त मंत्री को वो अपनी सारी रिकमेंडेशंस रिप्रेजेंट करता है। तो उनके वित्त आयोग की जो रिकमेंडेशंस होती हैं उनको कैसे डिवाइड करते हैं? उनको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो आयकर और दूसरे जितने भी प्रकार के कर हैं, जैसे कि सेल टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, जितने भी मतलब एक्साइज ड्यूटी, ये सब जो है ना इनका विभाजन कैसे होगा, स्टेट में कैसे बांटा जाता है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। कि जितने भी हमारी ग्रांट्स हैं वो किस स्टेट को किसको कितनी ग्रांट दी जानी चाहिए। और जैसे ग्रांट और जब कर का इनकम का विभाजन होता है तो ऋणों का विभाजन भी किया जाता है। तो संघ और राज्यों के बीच में ऋणों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो ये 3 तरह की मतलब 3 शीर्षक होते हैं उसके। इन तीनों के अंतर्गत ही वित्त आयोग अपनी रिकमेंडेशन जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है। फिर नेक्स्ट है कि भारत में आजकल वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग का गठन किया गया है, कौन सा वित्त आयोग चल रहा है प्रेजेंट में और इसके अध्यक्ष कौन से हैं। तो बच्चों, आज की डेट में हमारे यहाँ जो वित्त आयोग है वो है 15वां वित्त आयोग और उसके अध्यक्ष हैं NK सिंह। NK सिंह का मतलब है नंद किशोर सिंह और इनकी नियुक्ति जो है ना वो 22 नवंबर 2017 को की गई थी। NK सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष 22 नवंबर 2017 को बनाया गया था। अच्छा, अब है कि जो 15वां वित्त आयोग है उसने अपनी रिपोर्ट कितनी प्रस्तुत की और कब कब की। जो 15वां वित्त आयोग है बच्चों उसने अपनी 2 रिपोर्ट दी। पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसने 1 फरवरी 2020 को और दूसरी अभी प्रस्तुत की थी 30 अक्टूबर 2020 को। 2 रिपोर्ट्स जो है वो अब तक अपनी दे चुका है। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल जो है ना वो कितने वर्षों का है? वैसे तो इसका गठन जो है ना मतलब हमारा 17 में हो गया था, लेकिन इसका कार्यकाल 2020 से 25 के बीच में रहेगा। 15वें वित्त आयोग में किसको कितना भाग दिया गया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। ये नेट का एग्जाम हो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें ये क्वेश्चन जो है ना ये उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2011 की जनसंख्या जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जनसंख्या को 15%, आय विस्थापन को 45%, वन आवरण को 10%, कर प्रयासों को यानी कि कर कलेक्ट करने में आपको जो भी एफर्ट्स करने पड़ते हैं उसको हमने 2.5% दिया है और जनसांख्यिकी प्रदर्शन को 12.5% और क्षेत्रफल के हिसाब से स्टेट को 15% जो है ना ये भाग टोटल वित्त आयोग ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, उसके बाद है कि 15वें वित्त आयोग में राज्यों की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी की बात की गई है। ठीक है ना, देखो जो हमारा 14वां वित्त आयोग था उसमें
42% जो टोटल एक्सपेंडिचर का वो स्टेट्स को दिया गया था, लेकिन इसमें 15वें वित्त आयोग में इसका भाग घटाकर 41% कर दिया गया। इसका कारण ये है जो 1% की कमी हुई है, जो अब नई यूनियन टेरिटरी बनी है J&K और लद्दाख, 1% भाग जो है ना वहां पर उनके उत्थान के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए खर्च किया जाएगा, इसीलिए 1% भाग सभी स्टेट्स का कम कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों के लिए साल 2020-21 में कितनी राशि राहत आपदा कार्यों के लिए रखने की सिफारिश की है। राहत आपदा कार्य ना कि जो रेस्क्यू ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, तो उसके लिए 90,000 करोड़ रुपए की रिकमेंडेशंस जो है ना वित्त आयोग ने की है 1 साल के लिए। 15वें वित्त आयोग में, जैसे मैंने आपको बताया, वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, तो जो हमारा 15वां वित्त आयोग है उसके 5 सदस्यों के नाम बताइए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी आपको 4 या 5 नाम दे दिए जाएंगे, उनमें एक गलत होगा, आपको बताना होगा कि कौन सा नहीं है। ऐसे ऑप्शन भी आ सकते हैं। तो अध्यक्ष का आपको पता है NK सिंह है। जो दूसरे सदस्य हैं, एक का नाम है शशिकांत दास। ये शशिकांत दास जो है ना, ये भारत सरकार के पूर्व सचिव रह चुके हैं। दूसरा नेक्स्ट है डॉक्टर अनूप सिंह, ये प्रोफेसर हैं USA की जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के। तीसरा है डॉक्टर अशोक लाहिड़ी, ये बंधन बैंक के अध्यक्ष रहे हैं। और नेक्स्ट है आपका डॉक्टर रमेश चंद्र, ये हमारे नीति आयोग के सदस्य हैं। आपको नीति आयोग के बारे में पता होगा, नहीं पता होगा तो जल्द ही हम नीति आयोग के बारे में भी आपको नेक्स्ट वीडियो से सारी बातें बता देंगे। नेक्स्ट है कि 15वें वित्त आयोग में कितने राज्यों को विशेष वित्त पोषण किया गया और कितनी राशि दी गई, मतलब कितने राज्यों को ज्यादा स्पेशल फाइनेंस एड्स जो है ना वो दी गई और उसके लिए कितनी राशि दी गई। तो कर्नाटक, मिजोरम और तेलंगाना, ये 3 स्टेट्स हैं जिनको ज्यादा फाइनेंस की हेल्प दी गई थी और इस पर कुल राशि जो है ना वो 6,764 करोड़ रुपए की खर्च की गई थी। 15वें वित्त आयोग की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसका मेन हेडिंग क्या था, उसका मेन शीर्षक क्या था, उसका क्या है नो था कि कोविड के समय में वित्त आयोग, इसका शीर्षक है कोविड के समय में वित्त आयोग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि वित्त आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद पब्लिक डोमेन में ये कब उपलब्ध होती है, यानी लोगों के पास ये रिपोर्ट कब आती है। संसद में पेश हो गई, फिर उसके बाद ये कब आती है, तो संसद में पेश होने के बाद ही रिपोर्ट आपको मिलती है, उससे पहले आप रिपोर्ट के बारे में जानकारी नहीं ले सकते, ये पूरी तरह से गोपनीय होती है। राज्यों द्वारा कर इकट्ठा करने के लिए जनसंख्या आधार किस आधार वर्ष को माना गया है, कि जो हम जैसे टैक्स इकट्ठा करते हैं स्टेट से, तो वहां पर किस पॉपुलेशन के आधार पर, मतलब पॉपुलेशन किस स्टेट की कितनी है, ये किस वर्ष को माना गया है। ऑब्वियस सी बात है, जो हमारी नेक्स्ट सेंसस हुई थी, लास्ट हमारी जनगणना हुई थी 2011 में, तो 2011 की जनसंख्या को ही जनगणना का आधार वर्ष माना गया है। अब जैसे ही हमारी नेक्स्ट सेंसस होगी, प्रपोज है इस ईयर में ही, तो जैसे ही नेक्स्ट सेंसस होगी तो नेक्स्ट जो हमारा वित्त आयोग होगा फिर उसका जनगणना का आधार वर्ष 2021-22 रहेगा। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 15वें वित्त आयोग का कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आ सकता। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट हमें जरूर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। थैंक यू।